नमस्कार। मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द अमित सर क्लासेस में। पिछली क्लास में हम लोगों ने शक के बारे में पढ़ा था। अब देखते हैं, तो हमने कुछ शकों के बारे में कुछ पढ़ा था और कुछ पार्ट को हमने लगभग छोड़ दिया था। हमने देखा क्या था कि जो शक थे ये सीरिया के निवासी थे, ठीक है, और सीरिया के ये उत्तर में निवास करते थे। इन्हें सीथियन भी कहा जाता था। कहते हैं कि शक जब भारत में प्रवेश किए तो ये पाकिस्तान में स्थित बोलन दर्रे के द्वारा भारत में प्रवेश करते हैं, ठीक है। शकों से पहले हिंद यमन थे, यानी जो यूनानी थे। तो इन्होंने क्या किया, इन यूनानियों से अधिक भागों पर कब्जा किया था, ठीक है। शक जो थे यूनानियों से अधिक भागों पर कब्जा करने वाले शासक थे। ये लगभग 5 क्षेत्रों में कब्जा किए थे। और ये जो 5 क्षेत्र हैं, अफगानिस्तान पहला था, अफगानिस्तान दूसरा था तक्षशिला जो पंजाब यानी पाकिस्तान का जो पेशावर वाला क्षेत्र है, तीसरा क्षेत्र भारत का मथुरा, चौथा क्षेत्र पश्चिमी भारत और पांचवा क्षेत्र ऊपरी दक्कन था। इस प्रकार जो शक थे ये शक 5 क्षेत्रों पर शासन किए थे, यानी 5 क्षेत्रों में बटे हुए थे, ठीक है। जब ये सीरिया से आते हैं, जो जिन्हें हम सिथियन कहते हैं, जो ये सिथियन थे अर्थात शक थे, जब सीरिया से भारत की तरफ प्रवेश करते हैं तो ये 5 क्षेत्रों में बट जाते हैं, अर्थात ये 5 क्षेत्रों पे शासन करते हैं। जब ये भारत के 4 क्षेत्र, ठीक है, भारत के 4 क्षेत्रों में ये शासन करते हैं। कौन कौन सा? तक्षशिला, मथुरा, पश्चिमी भारत और ऊपरी दक्कन। इन 5 क्षेत्रों में ये बटने के 4 क्षेत्रों में भारत में शासन करते हैं और ये 4 क्षेत्रों को ये 2 भागों में बांट देते हैं भारत में। जब ये भारत में इन 4 क्षेत्रों को 2 भागों में बांटते हैं तो ये इन भागों को छत्रप के रूप में बांटते हैं और छत्रप के रूप में एक बना लेते हैं उत्तरी छत्रप और दूसरे को कहते हैं पश्चिमी छत्रप, ठीक है। उत्तरी छत्रप के अंतर्गत ये तक्षशिला और मथुरा को रख देते हैं। पश्चिमी छत्रप के अंतर्गत ये नासिक और उज्जैन को रख देते हैं। वर्तमान में आपको पता होगा कि जो तक्षशिला है ये पाकिस्तान के पेशावर में है, यानी उत्तरी छत्रप के अंतर्गत। दूसरा है मथुरा, जो कि आपको पता है कि यूपी में है और ये हमारे कृष्ण भगवान की जन्मस्थली है, ठीक है। पश्चिमी छत्रप के अंतर्गत नासिक, जिसे आपको पता है कि महाराष्ट्र में है, और उज्जैन, जिसे आपको पता है कि यह एमपी में है, ठीक है। तो ये भारत में जो 4 क्षेत्रों में बटे थे, भाई एक तो क्षेत्र अफगानिस्तान वाला हो गया तो उसको हटाते हैं। अब ये भारत में जो 4 क्षेत्र में थे उन 4 क्षेत्रों को ये 2 भागों में बांट देते हैं और 2 भागों में बांटने के बाद ये उत्तरी छत्रप और पश्चिमी छत्रप में बांटते हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं उत्तरी छत्रप के अंतर्गत तक्षशिला, मथुरा और पश्चिमी छत्रप के अंतर्गत नासिक तथा उज्जैन। आज हम रुद्रदामन के बारे में भी पढ़ेंगे और पार्थियन के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम लोग कनिष्क के बारे में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कनिष्क जो था कुषाण वंश का महानतम शासक था। आपको पता होगा कि इधर अशोक था तो इधर कनिष्क था और आगे चलेंगे तो मिडिवल पीरियड में आपको अकबर मिलेंगे। यही कारण है कि अशोक से, कनिष्क से और अकबर से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। ये तीनों के तीनों बहुत ही महान सम्राट हुए थे, ठीक है। और तीनों की जो नीतियां थी ना, एक नीति आपने नोटिस किया होगा, ये जो तीनों थे अशोक, कनिष्क, अकबर, इन तीनों में कहीं ना कहीं सेकुलर की भावना थी, सेकुलरिज्म थे ये, यानी सभी धर्मों में आस्था रखने वाले थे, सभी धर्मों को प्यार करते थे, ठीक है। आपको पता है कि अशोक जो था अपने नाम के आगे देवा प्रिय नाम लगवाता था ना, या प्रियदर्शी कहलाता था। इसका अर्थ हो गया कि वो सभी धर्मों को क्या करता था, समभाव की दृष्टि से देखता था, अर्थात वो सेकुलर था। और हमारे संविधान में आपको पता है कि इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सेकुलरिज्म शब्द को इंक्लूड किया था और ये यूएसए से लिया गया था।
तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, बहुत अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको पता है कि कल एक प्रश्न मैंने किया था कि जो शक थे ये छत्र प्रणाली को अपनाते, तो इस पर एक मैंने क्वेश्चन किया था कि किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली अपनाया था, तो आपको पता है कि ये शकों ने अपनाया था। अब हम बात करते हैं कि तक्षशिला के जो शक थे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो तक्षशिला के शक के बारे में कल मैंने बताया था कि मोगा या माउस जो था वो तक्षशिला का शासक था, यानी शक था, ठीक है, शक शासक था। अब आपको बहुत ज्यादा नहीं याद करना है, बस इतना जान लेना है कि हाँ एक मोगा था, मोगा या माउस था जो तक्षशिला पे शासन किया था और इसके वहीं पे सिक्के प्राप्त होते हैं। और साथ ही साथ एक और शासक के नाम आते हैं एजेज और एजेलिसेज, ये भी तक्षशिला के शासक थे, ठीक है। तो इनसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है कि तक्षशिला के कौन से शासक थे, बस आपको याद रख लेना है कि मोगा माउस, ठीक है, एजेज और एजेलिसेज, ये बस दिमाग में रखना है। लेकिन तक्षशिला के बारे में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात की जो तक्षशिला है पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में है, और रावलपिंडी जिले में ये सिंधु और झेलम नदियों के बीच में स्थित है। जो तक्षशिला है ये पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में सिंधु और झेलम नदियों के बीच में स्थित है। कहते हैं कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, जो विश्व में प्रथम विश्वविद्यालय जो था ये तक्षशिला ही विश्वविद्यालय था, ठीक है। और एक प्रश्न आता है कि चाणक्य जो थे कहाँ के आचार्य थे, तो जो चाणक्य थे ना वो इसी तक्षशिला के आचार्य थे, ठीक है। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है, यहाँ के जो आचार्य थे वो चाणक्य थे, जो कौटिल्य थे। इसके बारे में आता है तक्षशिला के बारे में कि जो तक्षशिला नगर है जो रावलपिंडी शहर में है पाकिस्तान के, तो इसकी स्थापना किसने किया था, तो पुराणों में इसकी उल्लेख मिलता है कि श्री राम के जो भाई भरत थे उनके पुत्र तक्ष थे, तो तक्ष ने ही तक्षशिला नगर की स्थापना की थी। ये तक्षशिला के बारे में हो गया जो बार बार आपको प्रश्न पूछा जाता। अब आते हैं मथुरा के शक, जो पश्चिमी शक के अंतर्गत आते हैं। मथुरा के जो शक हैं ये शुरुआत में मथुरा में नहीं रहते हैं, ये मालवा क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। अब जो मथुरा के शक हैं ये मालवा में रहते हैं, और मालवा क्षेत्र में ही एक जगह है उज्जैन जो एमपी में पड़ता है, वहां के एक शासक होते हैं विक्रमादित्य। आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को मत ध्यान में रखिएगा, विक्रमादित्य होते हैं, ये अलग विक्रमादित्य हैं। ये विक्रमादित्य क्या करते हैं, जो मालवा के शक होते हैं, इन मालवा के शक को 57 ईसा पूर्व में परास्त कर देते हैं, और ये जो मालवा के शक है 57 ईसा पूर्व में परास्त होकर ये चले जाते हैं मथुरा में, ठीक है। अब उज्जैन के जो शासक विक्रमादित्य होते हैं 57 ईसा पूर्व में इनको पराजित करने के बाद एक संवत चलाते हैं, जिस संवत का नाम होता है विक्रम संवत, ठीक है, ठीक है। यानी विक्रमादित्य ने क्या किया था, शकों को हराया था, और इनके हराने के उपलक्ष्य में एक संवत चलाया था जिस संवत का नाम था विक्रम संवत। और कहाँ पे हराया था, तो मालवा क्षेत्र में हराया था। इस कारण इस संवत को मालव संवत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यानी आपसे प्रश्न पूछ देगा कि किस संवत को मालव संवत कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि विक्रम संवत जो 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य द्वारा प्रारंभ किया गया, इसे ही मालव संवत के नाम से जाना जाता है। आखिर ये मालवा है कहाँ, जरा इसको हम मैप के द्वारा देखते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये रही पश्चिम में राजस्थान के तरफ अरावली श्रृंखला, ठीक है, जो अरावली पर्वत है ये पश्चिम में अरावली पर्वत हो गई, दक्षिण में ये विंध्य पर्वत हो गए। इसके बीच में जो काली मिट्टी से निर्मित पठार है इसे ही मालवा का पठार या मालव क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अर्थात जो मालव क्षेत्र है, मालव का पठार है जहां पे ये शक रहते थे, यह मालव विंध्य, अरावली और विंध्य के बीच में है और काली मिट्टी से निर्मित है। अच्छा, काली मिट्टी से कोई जो काली मिट्टी बनती है वो कैसे बनती है, तो कहते हैं कि जब ज्वालामुखी होती है तो ज्वालामुखी दो टाइप की होती है, एक विस्फोटक ज्वालामुखी होती है जो शंकु का निर्माण करती है, और एक होता है दरारी उद्वेदन। इन दरारी का मतलब हो गया कि क्रैक पड़ जाना, बीच में टूट जाना। जब बीच में कोई चीज टूट जाती है, क्रैक पड़ जाती है, तो मान लीजिए कि धरती पर क्रैक पड़ा, क्रैक पड़ने के बाद क्या हुआ कि वहां से लावा निकले
और लावा दूर दूर तक क्षेत्रों में भूमि पर बराबर फैल गए, और उससे जिस मिट्टी का निर्माण हुआ उस मिट्टी को कहते हैं काली मिट्टी। और काली मिट्टी की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, पानी को धारण करने की क्षमता होती है, जिस कारण इसमें आप कपास की खेती बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि कपास को पानी चाहिए, ठीक है। और यह जो काली मिट्टी है ये गन्ने के फसल के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो आप पढ़ेंगे ना दक्कन का क्षेत्र, जिसमें महाराष्ट्र का क्षेत्र आएगा, तो यूपी से जो गन्ने का फसल है वो महाराष्ट्र की तरफ स्थानांतरित हो रहा है इसी मिट्टी के कारण, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा मिट्टी के बारे में भी आपको बता दिया। अब क्या होता है कि ये मालवा का क्षेत्र है, यही के शासक होते हैं विक्रमादित्य, और यहाँ के जो शक शासक होते हैं उनको 57 ईसा पूर्व में हरा देते हैं, और शक यहाँ से क्या होते हैं, पूरब की दिशा में बढ़कर यूपी के मथुरा में आ जाते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मथुरा के शक कहते हैं। अब मथुरा के शक के अंतर्गत वो जो शासक होते हैं, तो पूछा जाता है कि इनमें से पहले कौन से शासक होते हैं, तो मथुरा के जो प्रथम शक शासक होते हैं उनका नाम होता है राजुल या राजउल। देखिए, आप राजुल कहिए या राजउल कहिए, कोई मतलब नहीं है। तो जो मथुरा के शक शासक होते हैं उनका नाम होता है राजुल या राजउल, ठीक है। अब राजुल का ही एक बेटा होता है सोडास, जो कि नेक्स्ट शक शासक बनता है मथुरा का, जिसके बारे में ही थोड़ा सा हमें उल्लेख मिलता है। हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, बहुत हमने पढ़ा, ठीक है। इससे बेहतर आपको नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, ये बात ध्यान में रखे रहिएगा, ठीक है। आइए आगे हम एक क्वेश्चन करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हमें किसी बच्चे ने मैसेज करके कहा था कि सर आप बीच बीच में क्वेश्चन कराते रहिए, तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ और स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, कंफ्यूजन आपको कुछ नहीं होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला प्रश्न है कि विक्रम संवत को 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया गया। बात सही है, ये सही है। कहा जा रहा है कि इसे भारतीय संविधान द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। नहीं, कहीं भी विक्रम संवत को भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है अपनाने के लिए, ठीक है। तो इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। तीसरी बात कह रहा है कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में मालवा के शासक विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत प्रारंभ किया गया। हाँ, जो मालवा के शासक विक्रमादित्य थे उन्होंने ही जब शकों को 57 ईसा पूर्व में परास्त किया, तभी इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी विक्रम संवत की। यानी पहला और तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है। यह बात आप ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान में जो अपनाया गया संवत है उसे कहते हैं शक संवत, जो 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा चालू किया गया था, उसे अपनाया गया है। और उसके लिए जो डेट आता है वो 21 से 22 मार्च होता है शक संवत के लिए। तो याद कर लीजिएगा, शक संवत भारतीय कैलेंडर में अपनाया गया, जिसके लिए डेट स्टार्ट होता है 21 से 22 मार्च। बात क्लियर। हमने उत्तरी क्षत्रप देख लिया, अब पश्चिमी क्षत्रप की बात करते हैं। तो पश्चिमी क्षत्रप के अंतर्गत नासिक के शक आते हैं। तो जो नासिक है, आपको पता है कि नासिक वर्तमान में महाराष्ट्र में है। तो अब बात करते हैं कि जो नासिक के दो प्रसिद्ध शासक होते हैं, शक शासक होते हैं, जिनका नाम होता है भूमक और नहपान। जो नासिक के क्षत्रप होते हैं या शक शासक होते हैं, जिनका नाम होता है भूमक और नहपान, ठीक है। और ये दोनों लोग अपने आप को क्षहरात्र क्षत्रप कहलाते हैं। जो नासिक के शक होते हैं वो अपने आप को क्षहरात्र क्षत्रप कहलवाते हैं, ठीक है। अब जो नहपान का समय है, नहपान के बारे में कहा जाता है कि नहपान 119 ईस्वी से 124 ईस्वी तक शासन किया था, ठीक है। और यह नासिक के शकों में सबसे प्रसिद्ध शक था, ठीक है। अब नहपान के राजधानी के बारे में, यानी नासिक के जो शक हैं उनकी राजधानी के बारे में उल्लेख मिलता है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, ठीक है। आपको पता है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी जो है एक अज्ञात लेखक की पुस्तक है। इसमें जो नासिक के शक हैं यानी नहपान की राजधानी के बारे में उल्लेख मिलता है और बताया जाता है कि इसकी राजधानी मिन्नर है, ठीक है। राजधानी क्या है, मिन्नर है। और मिन्नर भड़ौच और उज्जैन के बीच में स्थित है। अर्थात भड़ौच आपको पता है गुजरात
और उज्जैन आपको पता है कहां पे, तो आपको एमपी, ठीक है। तो इनके बीच में यानी गुजरात और एमपी के बीच में एक जगह पड़ती है, उनके समय में, शकों के समय में, नासिक के शकों के समय में मिन्नर पड़ती थी और ये मिन्नर के क्या थे, इनकी राजधानी थी। अब आपको पता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी, इन्होंने क्या किया था, इन शकों को हराया था। जो सातवाहन शासक थे गौतमी पुत्र सातकर्णी, उन्होंने इन शकों को हरा के इनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। अब आते हैं मालवा के जो अथवा उज्जैन के शक हैं, ठीक है। तो मालवा अथवा उज्जैन के शक में सबसे प्रसिद्ध जो शासक आते हैं रुद्रदामन। आपको पता है ना कि रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख, बार बार आपका उल्लेख मिलता है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का उल्लेख निम्न में से किसमें है, तो इसी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में है। तो क्यों है, अभी हम आगे देखेंगे कि क्यों उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का उल्लेख है। तो आइए बात करते हैं कि मालवा अर्थात उज्जैन के जो शक होते हैं उसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध जो शक होते हैं वो रुद्रदामन प्रथम होते हैं। अब बताते हैं कि जो रुद्रदामन है, इनके शासन जो थी सिंध, जो पाकिस्तान का क्षेत्र हो गया, कोकण जो महाराष्ट्र का हो गया, नर्मदा घाटी, मालवा का क्षेत्र, काठियावाड़ और गुजरात। काठियावाड़ जो कहते हैं कि ये जो देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए कि ये रहा आपका गुजरात, प्यारा भारत गुजरात, ये जो क्षेत्र होता है ना यही काठियावाड़ है, ठीक है। और यहीं पे आपको जूनागढ़ मिलेगा, यहीं पे जूनागढ़, ठीक है। तो यहाँ का एक शासक था, जब देश आज़ाद हो रहा था तो यहाँ के एक शासक था जूनागढ़ का, महावत खां, ठीक है। इसी महावत खां ने क्या किया था, भारत में विलय के लिए मना कर दिया था, ठीक है। तो सरदार पटेल जी ने क्या किया था, यहाँ पे इस पे जब धावा बोले थे तो ये भाग गया था। और महावत खां के बारे में कहा जाता है कि महावत खां की रानियां तो बहुत थीं, लेकिन वो जानवरों कुत्तों से प्यार करता था। जब वो भागा था तो अपनी रानियों को छोड़ के गया था, लेकिन कुत्तों को साथ लेके गया था, तो बाद में हम देखेंगे। तो जो रुद्रदामन होता है यही का शासक होता है, इन्हीं एरियाओं का शासक होता है, ठीक है। इसलिए इसे रुद्रदामन को काठियावाड़ या जूनागढ़ के शासक के रूप में भी जाना जाता है। जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है उसमें सुदर्शन झील के बारे में चर्चा है। आगे तो पहले सुदर्शन झील के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, आप इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगा आपको नोट्स, ये बात ध्यान में आप रख लीजिएगा। सुदर्शन झील की बात की जाए तो इसका मतलब क्या होता है, तो कहते हैं कि जो सुंदर पानी की झील होती है उसे ही सुदर्शन झील कहते हैं। यह जो सुदर्शन झील है ना, गुजरात के सौराष्ट्र में एक गिरनार नामक पहाड़ी है, वही के मध्य स्थित है। ये गुजरात के सौराष्ट्र में गिरनार पहाड़ी के मध्य ये जो सुदर्शन झील है स्थित है। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, गुजरात के यानी सौराष्ट्र के लोगों को पानी पीने के लिए, ठीक है, इस झील का निर्माण करवाया था। और इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर यहाँ के जो राज्यपाल थे पुष्यगुप्त वैश्य, पुष्यमित्र शुंग मत याद कर लीजिएगा, पुष्यगुप्त वैश्य। आपसे कई बार प्रश्न ये पूछ देगा कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, तो और उसमें ऑप्शन दे देगा पुष्यगुप्त वैश्य और पुष्यगुप्त, ठीक है, शुंग। तो बच्चा क्या करेगा ना, कहेगा कि आइए हम एक नंबर आपको खुद देते हैं एग्जामिनर, ठीक है, वो पुष्यमित्र शुंग लगा देगा। तो पुष्यमित्र शुंग मत लगाइएगा, पुष्यमित्र वैश्य लगाइएगा, ठीक है। तो पुष्यमित्र वैश्य ने क्या किया था, इस सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, ठीक है। अशोक के समय में भी इस झील को क्या किया गया था, मरम्मत कराया गया था। और अशोक का एक महामात्य होता है इस गिरनार का, ठीक है, सौराष्ट्र का, जिसका नाम है तुषास्प। इस अशोक के समय में तुषास्प ने इस झील का पुनर्निर्माण कराया था। अब मौर्यों के समय बीतते हैं, अब ईसवी के समय आते हैं, ठीक है। ईसवी के समय आते हैं तो मौर्यों काल के बाद रुद्रदामन के समय में बाढ़ के कारण ये जो सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील का जो बांध है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं उसमें डैमेज हो जाता है बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से। तो इसका खुद का गवर्नर, रुद्रदामन का गवर्नर होता है सुविशाख। सुविशाख ने क्या किया था, इसका निर्माण कराया था, क्लियर। अब रुद्रदामन ने क्या किया था, जब इसको निर्माण कराया था
तो लोगों से टैक्स नहीं लिया था कि भैया मैं निर्माण करा रहा हूं तो मुझे टैक्स चाहिए। तो कहते हैं कि रुद्रदामन ने बिना बेगार के यानी बिना टैक्स के इस झील का निर्माण कराया था। ये बहुत बड़ी बात है। तो आपसे कई बार आता है कि बिना बेगार का सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, तो बिना बेगार मतलब बिना टैक्स लिए हुए जनता से सुदर्शन झील का निर्माण ये रुद्रदामन प्रथम ने कराया था। ठीक है, अब इसके बारे में रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ठीक है, अब स्कंदगुप्त के समय में भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बारिश के कारण ये जो ये झील होता है सुदर्शन झील, ये टूट जाता है और इसका निर्माण एक सौराष्ट्र के शासक होते हैं स्कंदगुप्त के ही अधीन प्रणदत्त के पुत्र होते हैं चक्रप्राणी, इन्होंने इसका निर्माण कराया था यानी मरम्मत कराया था। ठीक है, तो हम बात करें कि जो गिरनार के क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था है की ओर ध्यान देने वाले कौन कौन शासक है, यानी सुदर्शन झील पर ध्यान देने वाले शासक, तो इनको दो कालों में हम बांट देते हैं। एक है ईसवी सन से पूर्व और एक ईसवी सन के बाद, यानी एक ईसा पूर्व में और एक ईसवी में। ठीक है, तो ईसा पूर्व में बात किया जाए तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, फिर अशोक ने, ईसवी में रुद्रदामन और फिर स्कंदगुप्त। अब इनके बारे में जो क्या होता है कि एक अभिलेख मिलता है, वो सुदर्शन झील के बारे में ही इस अभिलेख में लिखा गया है, जूनागढ़ अभिलेख। इसका मुख्य जो रचना कराया गया था जूनागढ़ अभिलेख का, ये सुदर्शन झील के बाद के पुनर्निर्माण के विवरण के कारण, यानी जो सुदर्शन झील का जो निर्माण हुआ है उसके जो उल्लेख है कि कौन कौन निर्माण कराया है, उसका उल्लेख इसी जूनागढ़ अभिलेख में है। तो इसी जूनागढ़ अभिलेख में आपको चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के नामों का उल्लेख मिलेगा। ठीक है, कहते हैं कि जो जूनागढ़ अभिलेख है यह पहला संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है। ठीक है, तो कहते हैं कि यह लेख विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखित प्राचीनतम लेखों में से एक लेख है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन संस्कृत लेख अभिलेख मतलब कौन सी है, तो यही जूनागढ़ अभिलेख है। इससे पहले किसी भी अभिलेख को आपको संस्कृत में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अशोक के जो अभिलेख हैं वो प्राकृतिक या ब्राह्मणी लिपि में आपको मिलेंगी, जबकि जूनागढ़ ऐसा अभिलेख है कि जो आपको ब्राह्मणी के साथ साथ संस्कृत, यानी पहला ऐसा अभिलेख है जो आपको क्या मिलेगा, संस्कृत में मिलेगा। ठीक है, तो कहते हैं कि इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली की प्राचीनतम नमूना मिला है। इसमें जो है ना, जो जूनागढ़ काठियावाड़ में है, ये ध्यान में रखिएगा। तो जो जूनागढ़ अभिलेख है इसमें संस्कृत के काव्य शैली के उदाहरण मिले हैं। तो ये इतिहास में पहला ऐसा अभिलेख है जिसमें संस्कृत के काव्य शैली का उदाहरण। अब कहते हैं कि रुद्रदामन के बाद अर्थात मालवा के जो अंतिम शासक होते हैं उनका नाम होता है रुद्र सिंह तृतीय, और रुद्र सिंह तृतीय की हत्या गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, नाम सुना होगा ना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करके इस मालवा क्षेत्र में कुछ चांदी के सिक्के चलाए थे, जिस चांदी के सिक्के का नाम था व्याघ्र शैली। ठीक है, तो रुद्र सिंह तृतीय जो मालवा के शासक थे, इनकी हत्या गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा करके यहाँ पर व्याघ्र शैली में क्या किया जाता है, चांदी के सिक्के चलाए जाते हैं। शकों के बारे में कहा जाता है कि ये तार की उपाधि धारण करते हैं, यानी मुक्तिदाता की उपाधि धारण करते हैं। तो आपने देखा होगा कि गिरनार का भी जब वो बनवाए थे तो वहाँ पे ये टैक्स नहीं लेते, यानी बहुत ही एक अच्छे स्वभाव के लोग हैं। तो हमने ये शकों के बारे में पढ़ा।